नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम डिकोड एग्जाम के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिर से आपका स्वागत है एक नई कक्षा में, एनसीईआरटी सीरीज की नई क्लास में, जिसमें कि आज हम 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक इस चैनल पे 3 वीडियोस एनसीईआरटी सीरीज की अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाइए उनको देखिए, वहां से शुरू करिए। और मैंने वहां समझाया भी है कि आपको एनसीईआरटी बेसिकली पढ़ना किस तरीके से है। ठीक है, तो बार बार चीजें रिपीट ना करते हुए हम अपना आज का चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेन डोमिनेंस ऑफ अर्थ जो भी हैं, मेन डोमेन ऑफ अर्थ जो भी हैं, है ना, उनको देखते हैं क्या क्या है। और इसमें बताया गया है कि हमारा शॉर्ट चीजों में बताया गया है, क्योंकि 6 क्लास है इसलिए जितना जानने भर का जरूरी है उतना बताया गया है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपका एक काफी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम अब तक पढ़ चुके हैं कि जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है ना। जो जीवन के लिए हमारे बेसिक नीड्स हैं, जो जिंदा रहने के लिए मनुष्य की बेसिक नीड्स हैं, वो सब यहां मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह एक ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। आपसे पूछ ले कोई भूमंडल क्या है, तो पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड भूमंडल, लिथोस्फीयर। ठीक है, चलिए, गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे वायुमंडल कहते हैं, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी 2-2 लाइंस हैं, परिभाषाएं हैं, इनको आप अंडरलाइन करके रखिए। रिवीजन के टाइम सिर्फ यही पढ़िए, कहानी में सुना दे रहा हूं सारी आपको। ठीक है, तो कहानी रिवीजन के टाइम पे ना पढ़नी पड़े, कम समय में रिवीजन हो जाए, इसलिए जो मैं आपको बताता चलता हूं कि ये चीज अंडरलाइन करते रहिए, उनको साथ में बुक लेके बैठे, उसको अंडरलाइन करते रहें। ठीक है, चलिए, जहां ऑक्सीजन, अब वायुमंडल की बात हो रही है, यहां क्या क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रही है, नाइट्रोजन मिल रही है, CO2 मिल रही है और अदर गैसेस पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल भी पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी का एक बड़ा भाग जिस पर जल भी पाया जा रहा है उसको हम हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 विभिन्न मंडलों की इन्होंने बात बताई, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ठीक है, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प इत्यादि सम्मिलित हैं। अब वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो भी जलमंडल का पार्ट है ना। जो हिमानियों के रूप में बर्फ जमा है या ग्लेशियर्स के रूप में बर्फ जमा है, वो भी जलमंडल का पार्ट है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब इन तीनों का, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है ना, ये क्या हो गया? भूमंडल हो गया, ये जलमंडल हो गया, ठीक है, और ये वायुमंडल हो गया। तो इन तीनों का जो कॉमन एरिया है, जहां ये तीनों चीजें हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जीव मंडल कहते हैं। जो जहां हम रहते हैं, जिस एरिया पे हम रहते हैं, वहां क्या है? वहां तीनों चीजें मिल रही हैं। वहां आसपास जल स्रोत भी है, जलमंडल भी है, वहां एटमॉस्फेयर भी है, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, और जिस पर रह रहे हैं वह भूमंडल भी है, ठोस सतह पृथ्वी की। तो ये तीनों का जो कह सकते हैं कॉमन चीज है, वो क्या कहलाता है? जीव मंडल कहलाता है। ठीक है, ये भाई कुछ शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं, इसको देख लीजिए। ये बेसिकली हमारे कंपटीशन की दृष्टि से काम कर नहीं है। हाँ, आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, वो सब पढ़ रहे हैं, तो ये इसको देख सकते हैं। ठीक है, बताया है कि शब्द कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, ये वाले वर्ड वो। ठीक है, अगला देखते हैं, भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल, अब ये सारों को जितने भी अभी हमने पढ़े सबको डिटेलिंग में बता रहे हैं। ठीक है, भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है पृथ्वी के ठोस भाग को। ठीक है, यह भूपर्पटी की चट्टानों, मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिनमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूपर्पटी मतलब यही जो लेयर्स हैं अर्थ की, इसको भूपर्पटी, जो अपर लेयर है उसको भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। जो अर्थ सरफेस है वो उसको हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बड़े स्थलीय भूभागों को क्या कह रहे हैं? बड़े स्थलीय भूभागों को क्या कह रहे हैं? महाद्वीप कह रहे हैं। बड़े स्थलीय भूभागों को क्या कह रहे हैं? महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन, कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन कहा जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये क्या आप बता रहे हैं कि भूपर्पटी के ही 2 पार्ट है, महाद्वीप और महासागर? हाँ,
दोनों भूपर्पट्टी के भाग हैं। देखो है क्या, मैं आपको एक मिनट समझाना चाहूंगा। जैसे आपको क्या दिख रहा है, अर्थ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है ये क्या है, ये समुद्र है ना, और ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट है। अगर मेरे पास कोई ऐसी शक्ति हो, कोई जादू शक्ति हो कि मैं इसका सारा पानी सुखा दूं, समुद्र का सारा पानी सुखा दे, तो क्या आप देखेंगे जैसे रिलीफ फीचर्स, जैसे उच्चावच आपको स्थल पे मिलते हैं, मतलब पहाड़ मिल रहे हैं स्थल पे, मैदान मिल रहे हैं, ऊंची नीची श्रृंखलाएं मिल रही हैं, सेम एज इट इज समुद्र के अंदर भी चीजें हैं। जब कभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी डिटेलिंग में पढ़ रहे होंगे या 11th की एनसीईआरटी तक पहुंचेंगे, तब वहां मैं आपको ये सब चीजें डिटेलिंग में बताऊंगा। अभी सिर्फ बता रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई ऐसी शक्ति हो, जल सुखा लूं, तो जैसा आपको अर्थ सरफेस दिख रहा है ना, वैसा ये है। अंतर क्या है कि ये चीजें थोड़ी अपनी इस सरफेस से गहराई में स्थित हैं। गहराई में स्थित होने के कारण जल वहां भरा हुआ है, तो वो हमको ऊपर से जल जल दिखता है, लेकिन अंदर उसके भी सेम टू सेम संरचना ऐसी ही है जैसी हमारे इस महाद्वीपीय एरिया पे है। ठीक है, तो क्या हो गया, भूपर्पटी के दो पार्ट्स हो गए, दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया, कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन, महाद्वीप और क्या कहते हैं, महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, अपना आपके पास एटलस हो उसमें देख लीजिए, वरना मैं तो दिखा ही रहा हूं, सारे महासागर लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान है। अरे भाई, जब आप अपने नॉर्मल उसमें रखो, मान लो आपके पास दो क्या कहते हैं, एक ऊंचा सा टब है, कोई एक नीचा टब है ना, तब तक उनमें पार्टीशन है, तब तक तो वाटर का लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहां आपने उनमें से पार्टीशन खत्म किया तो वाटर का लेवल क्या है, क्योंकि जल में श्यानता का गुण होता है, ठीक है, तो फैल जाता है वो, है ना, फैल के लेवल एक हो जाता है। तो वही चीज ये कह रहे हैं कि जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। ये क्या बला है, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है ना। समुद्र तल देखो, आपने स्टेशन पे कभी देखा होगा, आजकल तो सब क्या कहते हैं, स्टील वाले बोर्ड, आप कभी ट्रेन से यात्रा कीजिए तो जहां स्टेशन का नाम लिखा होता है, फलाना जंक्शन, ये वो, है ना। पहले तो वैसे खंबे वाले बोर्ड होते थे, ठीक है, अब तो क्या है, अब तो सब स्टील बोर्ड, अब तो सब मॉडर्न चीजें होती जा रही हैं। तो उसी के नीचे लिखा होता है, जहां स्टेशन का नाम होता है ना, उसी के नीचे छोटी सी लाइन लिखी होती है, समुद्र तल से ऊंचाई इतना। हम छोटे छोटे, हमारी समझ में नहीं आता था यार ये समुद्र तल से ऊंचाई कितनी, ऐसा क्यों है, क्या मतलब है। तो जहां वाटर सरफेस है ना, पूरे समुद्र तल, क्योंकि समान है लगभग पूरा समुद्र तल, तो उस समुद्र तल से कोई भी स्थान कितनी हाइट पे है, ये वो चीज बताता है। ठीक है, तो समुद्र तल से उसका हाइट मापा जाता है। जैसे हम आज कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर लेंथ, वो सॉरी हाइट है उसकी, तो हम वो कहां से देख रहे हैं, समुद्र तल से इतना उसकी हाइट है। ठीक है, ये साइंटिफिक तरीके से मेजर की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब आपको ये सारे महाद्वीप दिखाए गए हैं, एक बार इसको देख लेते हैं क्योंकि आगे तक काम में आएंगे। आप जो येलो वाला पार्ट देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये है एशिया। टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं हमारे। ठीक है, एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप, कौन सा है, एशिया। ठीक है, एशिया क्या है, ये आप जितना येलो पार्ट में देख पा रहे हैं, ये सारा एशिया है। ठीक है, एशिया के नीचे दक्षिण की तरफ क्या है, हिंद महासागर है, और ऊपर की तरफ क्या है, आर्कटिक महासागर है। इसके पश्चिम साइड में यूरोप आप देख पा रहे हैं, और इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, और थोड़ा आप जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि एशिया और यूरोप के बीच में ये क्या है, ये क्या है, यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, यूराल माउंटेन है। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे कि ये यूरोप है ना, यूरोप का इन्होंने दिया है कि इसके ऊपर में क्या है, आर्कटिक महासागर है, इसके नीचे मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। इसी तरीके से ये अफ्रीका है, अफ्रीका की जो बेसिक बड़ी बड़ी चीजें हैं जैसे एटलस है पर्वत, वो इन्होंने दिखाया है, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स दिखाए हैं, सहारा का जो डेजर्ट है वो दिखाया है, नील नदी दिखाई है। मतलब मेरा इसको बताने का उद्देश्य ये है कि आप लोग इसको एक बार नजर भर के देख लें, है ना, नजर भर के देख लें। बहुत अच्छा सा बेसिक सा डायग्राम है जिसमें आपको 7
कॉन्टिनेंट दिख सकते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। अब आपको ना कंफ्यूजन किस में होता है, कंफ्यूजन हमको किस में होता है सर, अंटार्कटिका और आर्कटिक में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो एक सिंपल सी बात याद रखो, एक है आर्कटिक, है ना, 4 शब्दों का नाम है। ये है भाई साहब अंटार्कटिका, 5 शब्दों का नाम। देखो भारी कौन सी चीज लग रही है, भारी कौन सी चीज लग रही है, अंटार्कटिका। तो भारी चीज क्या होती है, भारी चीज का गुण है नीचे बैठ जाना, तो इसे भारी थे इसलिए नीचे आ गए, ठीक है। मतलब ये ऐसा रीजन नहीं है, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करने के लिए कि आपको चीजें याद रहें उसके लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा मैप है, इसको आगे ये भी बताते चलेंगे, तो हम पीछे बैक करके इसको देखते चलेंगे, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे ये हिंद महासागर है तो इसका आप आकृति देख पा रहे होंगे, लगभग त्रिभुज का शेप का है। ये अटलांटिक ओशन है तो इसको एस शेप महासागर कहते हैं, इसका आकृति एस टाइप का है। और ये प्रशांत जो है ना, ये ओ शेप में आ जाता है, देखो आधा इधर है और आधा ऐसे है, तो ये ग्लोब क्या होगा, जब मिलेगा ऐसे करके मिलेगा तो ये ओ शेप में आ जाता है, ठीक है। तो ये महासागर पूछता है, खासकर अटलांटिक तो जरूर पूछता है, एस शेप में जो महासागर है वो कौन सा है, अटलांटिक है। हिंदी में इसको अंध महासागर भी बोलते हैं, अंध, हिंद नहीं, हिंद अलग है, अंध, अंध महासागर मतलब अटलांटिक ओशन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, अब क्या कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। आपको क्या यहां याद रखने वाली बात है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट भी आपको ध्यान होना चाहिए, इसकी हाइट भी आपको याद होनी चाहिए, मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग, गहरा भाग क्या है, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रंच है ना, सबसे गहरा भाग। जैसे सब कुछ समुद्र तल मान रहे हैं ना, तो समुद्र तल से हाइटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा जो ऊंचा है वो कौन सा स्तर है, माउंट एवरेस्ट है। और समुद्र तल से सबसे ज्यादा गहरा है ना, मैंने आपको बताया इसी प्रकार के समुद्र में भी इसी प्रकार के रिलीफ फीचर हैं, उच्चा बच्चे है। तो सबसे गहरा समुद्र में जो एरिया है वो क्या है, मैरियाना ट्रंच है। आप जानकर अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको आश्चर्य हो सकता है कि अगर मैं इस माउंट एवरेस्ट इमेजेस तो आपने देखी होंगी, उसको उठा के इस गर्त में डाल दूं, है ना, तब भी 2 किलोमीटर और उसकी गहराई रह जाएगी। क्या, 2 किलोमीटर और गहराई रह जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट तो कितनी है, लगभग 9 किलोमीटर, 8,848 किलोमीटर, और ये भाई साहब कितने के हैं, 11 किलोमीटर के, 11,022 मीटर इसकी गहराई है। कैन यू इमेजिन, ऐसे गहरे करके 11 किलोमीटर आपको जाना है, इतना गहरा ये प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रख सकते हैं। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग की इतनी अधिक भी हो सकती है ना, है। दीदी क्या कह रही है, इसको सुन लेते हैं। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो इनको याद रखना है, माउंट एवरेस्ट पर 1953 में कौन कौन चढ़ा, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, है ना। जापान की जुंगो तबोई पहली महिला है जो 1975 में एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, और भारत की कौन है, बछेंद्री पाल हैं जो 1984 में एवरेस्ट पर चली हैं। इंफॉर्मेशन है ना, चाहे तो याद रख सकते हैं, वरना अपने भारत वालों के नाम तो याद रख ही लो। अब कॉन्टिनेंट्स किसको कह रहे हैं, महाद्वीप हम किसको कह रहे हैं। पृथ्वी पर कितने, 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ठीक है। ये विस्तृत जल राशि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। जल राशि वही जल का एक बड़ा भाग को हम क्या कह रहे हैं, जल राशि कह रहे हैं, उसके द्वारा अलग होते हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ये 7 अभी हम मैप में देख चुके हैं, पीछे उन्हीं की बात चल रही है। चित्र 5.1 विश्व के मानचित्र को देखिए, हमने देख लिया। ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। हाँ, ये हम देख लेते हैं, स्थल का बहुत बड़ा भाग कहां है, उत्तरी गोलार्ध में। देखो पिछली क्लास में जहां आपने अक्षांश देशांतर पढ़ा, मैंने आपको उसमें बताया था कि हमने क्या किया है, इसको अपनी सुविधा की दृष्टि से अक्षांश और देशांतर में बांट दिया है। अब देखो ये क्या है, ये 0 डिग्री सर जो आपने विषुवत रेखा बताई थी ना, जो आपने विषुवत रेखा बताई थी, 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा है। अब आप इमेजिन करके देखो, इस 0 डिग्री के ऊपर वाला क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिण वाला क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर है, दक्षिणी गोलार्ध है ना। तो ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें आप देखो कि इसकी अपेक्षा स्थल का भाग यहां ज्यादा है कि नहीं, इसकी अपेक्षा स्थल का भाग यहां ज्यादा है नहीं।
तो और जब यहां स्थल का भाग कम है तो यहां क्या होगा, यहां समुद्री भाग ज्यादा है। तो आप पॉइंट के तौर पे इस बात को याद रख सकते हैं, याद रखना भी चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड का भाग ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में समुद्रीय क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है, समुद्रीय क्षेत्र ज्यादा। इसी प्रकार से ये कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है ये किस किस कॉन्टिनेंट से जा रही है, आप इस मैप में देख सकते हैं। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से जा रही है और आपका क्या कहते हैं अफ्रीका से जा रही है और एशिया से जा रही है। इसी प्रकार से आप 0 डिग्री को भी देख सकते हैं किन किन कॉन्टिनेंट से जा रही है। और इसी तरीके से ये जो मेरी मकर रेखा है ये किस किस कॉन्टिनेंट से जा रही है, ये मेरी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जा रही है। अब एक बात यहां देखने वाली है, एक बात, एक पॉइंट यहां याद रखने जैसा है, क्या कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं जा रही हैं। तो भाई साहब अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे 0 डिग्री कर्क रेखा भी जाती है, विषुवत रेखा भी जाती है, मकर रेखा भी जाती है। ये पॉइंट एक याद रखने जैसा पॉइंट है। ठीक है, अभी हमें इस मैप की शायद आगे भी दोबारा जरूरत पड़ेगी, अभी हम अपना ये सब इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जिसमें हम कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं। ठीक है, तो यही ये बता रहे हैं कि विश्व के मानचित्र को देखिए, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, मैप की सहायता से देखते चलिए। देखो मैं आपको, मेरा इतना डिटेलिंग में पढ़ाने का मतलब यह है कि एक बार जब आप एनसीईआरटी लेके बैठ रहे हैं तो उसको अच्छे से खत्म करते चलिए, है ना, अच्छे से खत्म करते चलिए, समझते चलिए चीजों को। चलो, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ये कभी कभी आपसे स्टेट पीएससी में स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है ना, आपसे कह देगा निम्न में से कौन से चार कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, वहां 1/3 की जगह 1/4 दिया रहेगा। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा कि एशिया सबसे बड़ा है, लेकिन 1/4 है, 1/3 है, क्या है, तो यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना चाहिए। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब पूर्वी गोलार्ध का क्या मतलब है, पूर्वी गोलार्ध का क्या मतलब है, पूर्वी गोलार्ध आपने सर बताया था कि 0 डिग्री देशांतर, ये रहा 0 डिग्री देशांतर के पूर्व वाले को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और पश्चिम वाले को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। जैसे विषुवत रेखा के ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कह रहे थे, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कह रहे थे। इसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर भी पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी। तो आप एशिया कॉन्टिनेंट देखो, एशिया पूरी तरह से कहां है, एशिया पूरी तरह से, सर एशिया पूरी तरह से पूर्वी वाले गोलार्ध में है। ठीक है, पूर्वी वाले गोलार्ध में है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यह भी आपको मार्क कर लेना चाहिए, यह सेंटेंस भी आपको मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो आपको यह पता होना चाहिए कर्क रेखा किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये मेमोराइज कर लो, 1-2 बार मैप को देखोगे, मेमोराइज कर लोगे ना, तो चीजें याद सी हो जाएंगी। एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत है, वो हमने देख लिया, एशिया और यूरोप के बीच में था। जो यूरोप को इससे अलग करता है, यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। ये सारा कंटेंट आपको दोबारा पढ़ने योग्य भी है। ठीक है, ये सारा कंटेंट आपका दोबारा पढ़ने योग्य भी, दोबारा पढ़ने से मतलब रिवीजन के टाइम पे। यूरोप एशिया का बहुत छोटा है, हाँ है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, हाँ एशिया के पश्चिम में था। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो देख लेते हैं कि कितना छोटा है और कहां से ये है। देखो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, आप देख रहे हो, इधर मेडिटेरियन सी है, ये अटलांटिक सी है और ऊपर आर्कटिक सी है। तो 3 तरफ इसके समुद्र है, कौन कौन सा है आप देख पा रहे हो, और छोटा सा एरिया है। और आर्कटिक वृत्त क्या है, 66.5 डिग्री यहां से जो लाइन जाती है उसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो वो यूरोप से होकर गुजरती है, वो यूरोप से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, एशिया, दूसरा कौन सा हो गया, अफ्रीका, है ना। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है ना। तो जो 0 डिग्री क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश है वो बीच में से होकर लगभग जा रहा है, वो हमने मैप पे देख ही चुके हैं। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। चित्र 5.1 को देखिए, आप देख पाएंगे कि ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत मकर रेखा
तीनों गुजरती हैं। ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर लिया था, इससे होके तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सर क्या रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं? हाँ, रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं। मरुस्थल, डेजर्ट हम ठंडे एरियाज को भी कहते हैं, ठीक है। मतलब रेगिस्तान का क्या मतलब है? जहां धरती का उपजाऊपना लगभग शून्य हो उसको हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहते हैं। ये गर्म रेगिस्तान है। ठंडे रेगिस्तान जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? ठंडा रेगिस्तान। जैसे लद्दाख वाला जो डेजर्ट है उसको ठंडा रेगिस्तान होगा। शायद बहुत सारे लोगों को पहली बार पता चला हो, जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, गर्म डेजर्ट, हॉट डेजर्ट कौन सा है? सहारा का डेजर्ट है, जो कहां है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में भी किधर? अफ्रीका में भी ऊपर की तरफ, उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी कहां से होकर गुजरती है? अफ्रीका से। यह पॉइंट आपको मार्क करना है, से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। किन किन भाग मतलब आप डिटेल में देख सकते हैं कौन कौन से महाद्वीप से होकर, कौन कौन से देश से होकर महाद्वीप के गुजरती है, तथा विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अब ये उत्तरी अमेरिका, तो एक बार हम अफ्रीका देख लेते हैं कि चारों तरफ से समुद्र से कैसे घिरा है। हाँ, इधर क्या है? मेडिटेरियन सी है, इधर मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है ऊपर की तरफ, है ना। इधर अटलांटिक है, इधर अंध महासागर है, इधर हिंद महासागर है ना। और ये नीचे वाला एरिया दक्षिणी महासागर है, ठीक है। तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और ये जो आप पतली सी एक लाइन देख पा रहे होंगे, ये क्या है? ये रेड सी है, ठीक है। ये जो आप एक पतली सी लाइन देख पा रहे हैं ना, ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में जो आप पतली सी लाइन देख पा रहे थे ना, ये क्या था? रेड सी। और ऊपर वाला मेडिटेरियन सी और ये रेड सी आपस में एक आर्टिफिशियल लेक से कनेक्टेड है। मतलब वो नेचुरल लेक नहीं थी, नेचुरल रास्ता नहीं था, हमने काट के उसको बनाया है, जिसको क्या बोलते हैं? सुएज नहर। जो लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1869 में इसको ओपन किया गया था, सुएज कैनाल को, सुएज नहर को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की, सॉरी। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद करते चलिए, पहला कौन सा था? एशिया। दूसरा कौन सा था सर? अफ्रीका। तीसरा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। तो आपको क्रम में भी याद होना चाहिए, बड़े से छोटे के क्रम में भी आपको याद होना चाहिए। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसको पनामा स्थल संधि कहते हैं, जिसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। दो चीजें होती हैं, जल संधि, स्ट्रेट, और एक होती है स्थल संधि। स्थल संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शायद स्किप कर रहा हूं। एक होती है स्थल संधि, एक होती है जल संधि। जल संधि को तो ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। नहीं, ट्रेंच नहीं बोलते हैं। जल संधि को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। जल संधि को स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। स्थल संधि क्या होती है आप थोड़ा समझ लो। मान लो ये दो, एक टुकड़ा ये है स्थल का और एक टुकड़ा स्थल का ये है कोई, तो इन दोनों टुकड़ों को जो स्थल का एक भाग जोड़ रहा होगा, क्या ध्यान रखना, स्थल का एक भाग जो इन दोनों को जोड़ रहा होगा, क्या है? वो स्थल संधि है ना। वो स्थल संधि है। मान लो इधर क्या है? इधर समुद्र है और इधर समुद्र है, और यहां पतला सा संकरा सा ये स्थल ना होकर, ये यहां स्थल ना होकर क्या होता? यहां स्थल ना होकर क्या होता? ये जल का कोई पतला सा भाग होता, ये वाला, ये जल का कोई पतला सा भाग होता ये। तो इसको जल का पतला सा भाग जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसको जल संधि कहते हैं, उसको स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये पनामा जल संधि से दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अभी मैप पे देख लेंगे कैसे जुड़ा हुआ है, देख ही लीजिए हाथ के हाथ। ये देखो, ये है पनामा जल स्थल संधि, यहां से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला देखिए, कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पनामा स्थल संधि कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है पनामा स्थल संधि किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है और इधर पश्चिमी में है, मतलब देशांतर वाले से पश्चिमी में है और अक्षांश वाले से उत्तरी गोलार्ध में है ना। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। 3 तरफ से क्या आप महासागरों का नाम बता सकते हैं? अभी देख के बता देंगे। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं स्थिति हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, अमेजन बहती है, ठीक है। देखो,
इसके कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो इसके पश्चिमी तरफ पे प्रशांत है, पूर्वी साइड अटलांटिक है, ऊपर आर्कटिक ओशन है, ठीक है ना, ऊपर आर्कटिक ओशन है। इसके देख लीजिए, इसमें ये अमेजन रिवर बह रही है सबसे बड़ी, और ये जो आप देख रहे हैं ना एंडीज पर्वतमाला, पूरा इसका उत्तर से लेके, पूरे इसके उत्तर से लेके दक्षिण तक विस्तृत है एंडीज पर्वतमाला, और इसके भी पश्चिम में प्रशांत है, और इधर क्या है, इधर क्या है, अटलांटिक या अंध महासागर है, अटलांटिक या अंध महासागर है, ठीक है, ये चीज हो गई। चलो अब देखो, अब ये चित्र दिखाया गया है, देखो स्थल संधि और जल संधि को बताया इन्होंने। स्थल संधि क्या है, स्थल संधि क्या है, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय टुकड़ों को एक दूसरे से जोड़ता है। मैंने आपको भी यही बताया था, स्थल का एक पतला सा भाग होगा जो दो बड़े स्थल खंडों को आपस में जोड़ेगा। तो देखो ये क्या है, ये स्थल संधि है। कौन सी स्थल संधि थी ये, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को जोड़ रही थी पनामा, ठीक है। ऐसे ही जल संधि होती है, तो जल संधि वो है, जल की एक पतली सी मतलब जगह जो दो बड़े जल खंडों को आपस में जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं, जल संधि। जैसे भारत और लंका के बीच में कौन सी जल संधि है, पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है, जो किस किस को जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी को और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है। जल संधि पानी का वह संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशियों, समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे में जोड़ता है। इसको क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। ये अभी पिछली बार यूपीएससी में सवाल आया था, स्थल संधि और जल संधि से आप क्या समझ, ऐसे करके कुछ था, है ना, एग्जैक्ट मैं आपको भी बता दूंगा। तो उसमें आप देखो ना 6th क्लास की एनसीईआरटी में कितना बढ़िया डायग्राम दिया गया है। आप यही परिभाषा वहां लिख दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, बस नंबर पूरे। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप डिटेल से चीजों को पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए समझना जरूरी है। क्योंकि पुराने बड़े बूढ़े हमारे क्या कह गए कि रटंत विद्या फलंत नाही, फलंत है तो आवंत नाही, इस तरीके से कुछ है ना, मुझे पूरा याद नहीं है। चलो खैर आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन था, एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे छोटा है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, हाँ मैप में देख चुके हैं, यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। अभी पूछ ले आपसे द्वीपीय महाद्वीप किसको कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। तो ये इसकी एक पॉइंट है, ठीक है। चलो, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से नीचे था। हमने क्या कहा, भारी है अंटार्कटिका, एक है आर्कटिक, एक है अंटार्कटिका, भारी सा नाम है, इसलिए भाई सब नीचे पड़े हैं। भारी आदमी नीचे पड़ा रहता है, मतलब ठीक है, बताने का मतलब, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जो हमारा साउथ पोल है ना, वो इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। ध्रुव क्षेत्र क्या होते हैं, पूरी तरह से बर्फीले होते हैं। बर्फीले क्यों होते हैं, हम पिछले चैप्टर में देख चुके थे कि वहां सनलाइट नहीं पहुंच पाता, और जब सनलाइट नहीं पहुंचेगा तो हीट नहीं जनरेट होगा। हीट कैसे जनरेट होता है, जो पार्थिव विकिरण ऊपर जा रहा है, वायुमंडल उसको रोक रहा है, वो एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी हीट जनरेट कर रहा है। जब वहां सन की एनर्जी ही नहीं पहुंच पाती, सूर्य का प्रकाश ही बहुत कम पहुंच पाता है, तो वो ठंडा होता है, इसलिए यहां कोई रहता नहीं है। यहां बहुत से देशों के क्या है, शोध केंद्र है। शोध क्या है, मतलब रिसर्च केंद्र है, चलते रहते हैं। और भारत के भी दो हैं, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, इनको आप याद रख सकते हैं, ये सवाल काफी बार पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। जलमंडल की बात कर रहे हैं। जलमंडल को क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। पृथ्वी का 71% भाग तथा 29% भाग पर स्थल है, मतलब 71% भाग पर क्या है, जल है। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल तथा वायुमंडल का जलवाष्प। अभी अगर ये पूछ लेना प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जलमंडल में शामिल है, तो जलवाष्प, जो वायुमंडल का जलवाष्प है ना, उसको तो आधे से ज्यादा लोग एटमॉस्फेयर का मानेंगे। नहीं, वो किसका पार्ट है, वो किसका पार्ट है, वो है जलमंडल का पार्ट। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है, जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागरों पाए, मतलब जो 71 है उसका भी 97% कहां है, महासागरों में है, ठीक है। अधिक भाग महासागरों पाया था। वह इतना अधिक खारा होता है कि उसको हम पी नहीं सकते। मतलब इतना, आप सोचोगे कि सर 71% भाग पे जल है, पृथ्वी लोग फिर भी लोग खिंचाते रहते हैं, मतलब कहते रहते हैं कि जो है कि पानी का संकट है, पानी बचाओ, पानी बचाओ, गाड़ी मत धो, ये मत करो, कुत्ता मत नहलाओ। मतलब कुत्ते को नहलाना है, लेकिन जबरदस्ती गाड़ी पे ले पाइप मारे धोए पड़े हैं, तो वो भी तो गलत है ना, है ना। तो क्यों बचाना है जल, क्योंकि इस 71% का सारा पीने योग्य है नहीं, उसका 97% तो खारा जल है, जिसको हम यूज ही नहीं कर सकते, है ना, जिसको हम यूज ही नहीं कर सकते। तो पीने योग्य जो अलावड़ जल है, पीने योग्य जो जल है वो कितना है, सिर्फ 3%। और उसमें भी एक खास बात देखो, इस 3% का भी ना
2.8%। 2.8% क्या है? हिम चादरों और भूगर्भ में संचित जल है, मतलब अंदर है, वो हमारे अभी हमको पता ही नहीं, हमारे यूज में ही नहीं आ रहा है। सिर्फ 0.03% जल क्या है? पीने योग्य है। समझ पा रहे हो? इस जल को बचाने की आपसे बात कही जा रही है। लाओ महासागर में से मोटर लगा के पानी खींच के खूब गाड़ी धो, कोई कुछ नहीं कहेगा। इस जल को बचाने की बात हो रही है जो पीने योग्य अलावर जल है ना। आप समझ सकते हैं कि कितना कम है, ठीक है, कितना कम है। चलिए, ये इन्होंने एक वो दिखाया है कि आप जो है बॉक्स बना के देख लो तो इतना बड़ा एशिया है। इससे आपको क्या कर सकते हो? इससे आपको दिए गए वर्गों को गिनिए और सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए, कौन सबसे बड़े हैं देख लो। सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है, एशिया, है ना। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा दिख रहा है एशिया। एशिया के बाद कौन सा दिख रहा है? एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, है ना। फिर शायद इसमें 9 और 1 10, और इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके बाद ये हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 और छठे नंबर पे यूरोप, और सबसे छोटा हम पढ़ के आए थे ऑस्ट्रेलिया, है ना। इसकी सहायता से आप आसानी से छोटा बड़ा इसको याद रख लीजिए तो मेमोराइज हो जाएगा। थोड़ा सा छोटे बड़े में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इस वजह से, ठीक है। अच्छा, एक स्लाइड एक डायग्राम से अच्छा दिया है इन्होंने। चलो, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। अलावर जल की बात चल रही थी अभी, वहां से कंटिन्यू। अलावर जल मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिमनदियों में। मैं आपको बता रहा हूं उस 3% में से भी लगभग 2.8 तो कहां है? बर्फ और हिमनदियों में है, ठीक है। भूमिगत जल में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलावर जल के रूप में है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह पर रहने के बावजूद भी हम लोग क्या कहते हैं? पानी की हमारे पास कमी है, या उसको बचाइए। महासागर की बात आ गई। हम लोग अभी तक स्थल मंडल पढ़ लिए, जल मंडल पढ़ लिए, अब महासागर की बात चल रही है। महासागर क्या है? महासागर जल के मुख्य भाग होते हैं जो आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ऐसा नहीं है कि इसमें पानी पड़ा है आपके वाटर टब की तरह पड़ा है तो पड़ा ही है। इसमें पूरा ओशियन करेंट्स चलती हैं। जब हम 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पूरा महासागरीय जल धाराएं इसको घुमाती रहती हैं। पूरा यहाँ भी ट्रैफिक है, जैसे आपका ये रास्ते चलते रहते हैं ना, इनमें भी पूरा ट्रैफिक रहता है, पूरी गति रहती है प्रॉपर, ठीक है। उस गति की कई तरीके की गति हो सकती है। इसमें दिया है इसमें क्या क्या हो सकती हैं। इसमें तरंगे होती हैं, आप समुद्र के किनारे जो देखते हो वो वाली तरंगे, ज्वार भाटा हो सकता है, तथा महासागरीय। इन शब्दों से बड़े बड़े शब्द समझ में ना आ रहे हैं, अभी घबराना नहीं है, है ना। अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी हम 6ठी क्लास के बालक हैं, अभी हम 6th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बेसिक समझते चलो। ये सब जब 11th तक पहुंचते पहुंचते आपको एक एक चीजें डिटेल में समझेंगी। ज्वार भाटा क्या है ना, तरंगे क्या है, महासागरीय धाराएं क्या है। महासागरीय धाराएं बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको, है ना। वो एक कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, वो अभी हमारी लंबी क्लास है, बाद में देखेंगे। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, तो क्या क्या है ये आपको याद रखना है। महासागरीय जल हमेशा गति रहता है किन 3 चीजों से? तरंगे हैं, ज्वार भाटा है और महासागरीय धाराएं हैं, ठीक है। बड़े से छोटे आकार की तरफ क्रमशः 5 महासागर हैं। कितने महासागर? कॉन्टिनेंट कितने थे? 7, है ना। सबसे पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, 7। इसी तरीके से क्रम में कौन से हैं? सबसे बड़े अपने प्रशांत भाई हैं, पैसिफिक ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन है। फिर अटलांटिक या अंध महासागर है, फिर हिंद महासागर है, फिर क्या है? दक्षिणी महासागर है। और सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक है। सबसे छोटा है, सबसे हल्का है, इसीलिए तो ऊपर उड़ा हुआ है। भाई हल्की चीज होगी सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये महाराज सबसे ऊपर चले गए हैं, इसको भी हमें याद रखना है। सबसे बड़ा प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, प्रशांत, अंध, हिंद, ठीक है। अंध मतलब अटलांटिक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। टोटल 5 ही है। तो आपको एक क्रम याद होना चाहिए, क्रम याद होना चाहिए, ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, ठीक है। दोनों बात याद रखोगे, मतलब 2/3 भाग पे तो कौन फैले हुए हैं? 1/3 पे अपना एशिया था जहां हमारा देश है भारत, और 1/3 पे प्रशांत है। मतलब ये दोनों इंसान नहीं, मतलब ये दोनों चीजें 2/3 भाग पर पृथ्वी के फैली हुई हैं, ठीक है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, लोग देख चुके हैं पहले ही। प्रशांत महासागर का आकार लगभग वृत्ताकार है। मैंने आपको बताया था ना, आधा गोला इधर से आधा गोला उधर से, दोनों मिलके जब ग्लोब बनेगा तो दोनों मिलके गोलाकार हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखने जैसी है कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है?
वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से चारों ओर है, वो आप देख सकते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन स्थिति का पता लगाइए, मैप में देख लीजिए, बार बार उसको नहीं देखना है, आप लोग अपने हिसाब से देखते रहिए। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर। अंग्रेजी के एस अक्षर, वो था ना ऐसे करके एस, इधर क्या था, इधर साउथ अमेरिका था, इधर नॉर्थ अमेरिका था, इधर यूरोप था, है ना, इधर अफ्रीका था। तो इस तरीके से चारों कॉन्टिनेंट थे इसके चारों तरफ। ठीक है, चलो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, पूर्वी किनारे, यही बात इन्होंने दी है। यह अनियमित है ना, कैसा है, यह अनियमित दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताशय पत्तन के लिए आदर्श स्थिति है। मतलब यहाँ जो चारों तरफ वो है ना कॉन्टिनेंट है, वो इस तरीके से ऐसे निकले हुए, ऐसे उनकी स्थल रूप है। तो ये क्या है, ये हमारे जो वो होते हैं ना पोर्ट्स होते हैं, है ना, पोर्ट्स जो होते हैं उसको क्या कहा है, पोताश्रयों, पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए उपयुक्त स्थिति होती है। ये सब अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझते चलिए, बेसिक चीज समझते चलिए, है ना। पोताश्रय तथा पत्तन यहाँ बहुत हैं, और क्योंकि ये सबसे बिजी इसलिए भी है, समुद्र की दृष्टि से आप देख रहे हो, एक तरफ उत्तरी अमेरिका है, इसके एस अक्षर है ना, एक तरफ दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है, मतलब 4-5 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं। तो इस एरिया से सबसे ज्यादा एक दूसरे से व्यापार रहता है। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्ततम महासागर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग प्रशांत लगा देते हैं, यही प्रश्न आ जाए, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर क्या है, कुछ लोग प्रशांत लगा देते, नहीं, क्या है, अटलांटिक। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है ना, ट्राइंगल है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में, वो सारी डिटेलिंग इन्होंने दी है। चलिए देखिए, ये चैप्टर बड़ा है तो शायद क्लास थोड़ी सी 10-5 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन चैप्टर खत्म करके ही हम खत्म करेंगे। ठीक है, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो आप देख रहे थे जो अंटार्कटिका नीचे की तरफ था ना, अंटार्कटिका महाद्वीप नीचे की तरफ था, और उसके ऊपर जो महासागर है ऐसे करके उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको दक्षिणी महासागर कह रहे हैं। यह प्रशांत के छिछले जल वाले एक संकरे क्या है, चारों, यह प्रशांत के महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। ठीक है, बेरिंग जल संधि कहते हैं। ठीक है, बेरिंग जल संधि कहते हैं। सॉरी, आर्कटिक की बात चल रही है, नहीं, हाँ ये तो ठीक था। फिर ये आ गया आर्कटिक महासागर, जो ऊपर वाला है ना अपना आर्कटिक महासागर जो है ना, ये क्या है, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है, ऊपर की साइड स्थित है ना। यह उत्तरी ध्रुव के ओर चारों ओर फैला है, यहाँ नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के चारों तरफ ये जो है फैला हुआ है। आप देखते होगे एक अर्थ का ना ऊपर से इमेज दिखता है, एक कहीं कहीं ऐसे ऊपर वाला इमेज रहता है, तो वो ऊपर एक छोटा सा वो रहता है साउथ पोल, और उसके चारों तरफ महासागर रहता है, तो वो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, आर्कटिक महासागर है। यह प्रशांत से जुड़ा हुआ है, किससे, बेरिंग जल संधि से। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है, सर आप तो बहुत चीतापोती कर दिए, देखो मैं बता देता हूं आपको यहाँ क्या याद रखना है। आपको याद रखना है कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि के नाम माध्यम से जुड़ा हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका के, ठीक है, उससे घिरा हुआ है। बात खत्म। चलो अगला देखते हैं। अब आ गया हमारा वायुमंडल, अब आ गया वायुमंडल। वायुमंडल का अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए, इस परत को, क्रम को याद रखिए, 4 परतें होती हैं। कौन सी, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इसमें इन्होंने दिखाया क्या क्या हो रहा है। ये जितनी भी घटनाएं हमारी मौसम वाली, हवाई जहाज उड़ना, ये सब किस में होती है, सारी घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, सारी घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। तो आपको ये मंडल याद रखने हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल के 5 पार्ट है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों के सूर्य के हानिकारक किरणों से भी बचाता है। जो ओजोन लेयर होती है वो परावैगनी किरणों को भी आने से रोकती है। जैसे परावैगनी किरणें भी सारी नहीं रोकती है, अल्ट्रावायलेट किरणें सारी भी नहीं रोकती है। अल्ट्रावायलेट 3 टाइप की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट ए जो होती हैं, ए फॉर अच्छी, याद रखने के लिए बता रहा हूं, ए फॉर अच्छी, उनको आने देता है, अच्छी वाली रेजेस को आने होता है। बी फॉर बुरी, है ना, तो बी फॉर बुरी, जहां छिद्र होगा ओजोन परत में तो वो बी वाली थोड़ी बहुत एंट्री कर जाती हैं। और सी फॉर सबसे खतरनाक, है ना, तो उनकी तो एंट्री होगी ही नहीं वायुमंडल में। अगर थोड़ा बहुत भी ओजोन है तो वायुमंडल में एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान व अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। अभी हमको सिर्फ क्या करना है, इन परतों का क्रम याद रखना है। इनमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम लेटर अगली बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडल मुख्यतः कौन कौन सी
गैसें हैं इन्होंने दिया है, हाइड्रोजन ये है, जिससे कि साफ शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 2 रुपए किलो वाली बात इसको हम याद रख सकते हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है हमारे यहाँ 78% और ऑक्सीजन है 21%। दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड बगा फला 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए सबसे आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन सर कहाँ, ये तुम्हारे हाल, चाल, गाल, खाल सब में नाइट्रोजन वाला सिस्टम है ना, सब नाइट्रोजन की वजह से है, ठीक ठाक, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये क्या अवशोषण वाला क्या बात है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे कभी आप कहीं कार खड़ी रहने दीजिए और फिर उसमें बैठिए, तो आपको क्या लगता है, अरे बड़ा गर्मी अंदर एकदम कार में हो जाती है, खासकर धूप में खड़ी रहे तो, है ना। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड काम करती है। क्या काम करती है, जब सन की एनर्जी, सन का टेम्परेचर सूर्य तप के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होता है, तो पृथ्वी गर्म हुई। गर्म होने के बाद पृथ्वी ठंडी भी तो होती है। जैसे दोपहर में कभी छत पे चले जाओ नंगे पैर, भाई से घूमा नहीं जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, वो गर्म हुआ, लेकिन शाम को वो नॉर्मल है। तो वो गर्म वाली चीज कहां गई, वो वायुमंडल में हीट छोड़ दी गई पृथ्वी द्वारा, है ना। सभी पृथ्वी की जितनी भी चीजें सबने छोड़ दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कह रही है, वो बेईमान परत है। बेईमान कैसे, बेईमान क्या है, ले तो लिया उससे, अब वापस नहीं करेगा, रोक के रखेगा अपने पास, कहेगा नहीं ये हमारा है। मतलब जो पार्थिव विकिरण जो रिलीज हुआ, पार्थिव विकिरण जो रिलीज हुआ, उसको ये CO2 की जो परत है उसको रोक कर रखती है, ठीक है, उसको रोक कर रखती है। तो टेम्परेचर मेंटेन इस तरीके से रहता है। वही चीज है जिससे पृथ्वी क्या रहती है, गर्म रहती है, ठीक है। वरना क्या होगा, दिन के समय एकदम ठंड हो जाएगी, रात के समय एकदम, दिन के समय गर्मी हो जाएगी, रात के समय एकदम ठंड हो जाएगी। ऊंचाई के साथ वायुमंडल घनत्व में भिन्नता आती है। घनत्व का मतलब है नीचे ज्यादा डेंसिटी में गैसें, ऊपर गैसें कम होती जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो वैष्णो देवी वगैरह या चढ़ाई वाले लोग ऊपर मतलब ऊपर जाने से मतलब है चढ़ाई करते हैं, तो वहां क्या है, ऑक्सीजन का सिलेंडर या ऑक्सीजन वाली जो वो है वो चीजें अपने साथ रखते हैं ताकि दिक्कतें ना हो, ठीक है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है, मतलब डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे डेंसिटी का क्या मतलब है कि 1 लीटर के डब्बा में मैंने खूब सारी ठूस ठूस के वायु भर दी, और ऊपर डेंसिटी क्या है, 1 लीटर के डब्बे में आराम से वायु पड़ी है ना। और ऊपर चले जाओगे तो बिल्कुल 1-8 टुकड़ा वायु का पड़ा है। इस तरीके से डेंसिटी का मतलब ये है, ठीक है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर्वतों पर हवा के घनत्व में कम होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। वही बात जो मैं बता रहा था, ऊंचाई पर सांस लेने में उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे ये वायुमंडल का पूरा वो दिया है कि ये क्या है, वायुमंडल है, देख लो, ये वायुमंडल है, जलमंडल है, ये स्थल मंडल है, और ये तीनों का जहां यूज करते हुए आदमी रह रहा है, ये क्या है, ये जीव मंडल है, ये जीव मंडल है। तो क्या था, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, हाँ टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। ये सिर्फ क्षोभ मंडल की घटना है, ये सिर्फ क्षोभ मंडल की बात हो रही है। ऊपर अभी हम पांचों में पढ़ेंगे, पहले डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर सेम रहेगा, फिर डिक्रीज इंक्रीज होगा, ये सब चलते ही रहते हैं। लेकिन क्षोभ मंडल में जो हमारा मुख्यतः वायुमंडल है, उसमें क्या है, ऊपर जाते जाते तापमान घटता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु बहती है, ठीक है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ये क्या मतलब है, समझ लो, 2 लाइन है, मोटा मोटा इन्होंने क्या कह दिया। ये कह रहे हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये भी हमारे ऊपर दाब डाल रहा है। क्या कह रहे हो सर, हमने तो कभी फील नहीं किया दाब डाल रहा है। चारों तरफ से समान दाब लग रहा है, इसलिए हमको फील नहीं होता। आप कैसे महसूस कर सकते हो, कभी तेज आंधी चलते हुए देखिए तो ऐसे करके आपकी जुल्फें लहराएंगी, आप उड़ोगे तो क्या वो एक तरफ से प्रेशर डाल रही है जिधर से आ रही है। इसी प्रकार वायु हम पर चारों तरफ से दाब डालती है। तो कहीं कहीं क्या है, जहां ज्यादा सघनता होगी वहां दाब ज्यादा पड़ेगा, जहां कम सघनता होगी वहां दाब कम पड़ेगा। तो वही बात ये कह रहे हैं। दूसरा, हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है, तो आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है, अभी हाई प्रेशर लो प्रेशर नहीं समझना है। अभी सिर्फ ये याद रखना है कि हवा हमेशा कहां से चलेगी, ऊंचे से निम्न दाब की ओर। अरे ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज ज्यादा से, अब मेरे पास ज्यादा रुपया नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कम रुपया है, आपके पास ज्यादा रुपया है, तो पैसा कहां से कहां आएगा, आपकी तरफ से मेरे पास आएगा ना, ज्यादा रुपया से कम रुपया वालों की तरफ। हम अल्प वेतन भोगी शिक्षक लोग, ठीक है। चलो खैर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप विद्यार्थी हैं बेशक, तो मेरे पास से ज्ञान आपकी तरफ जा रहा है ना। तो जो चीज जहां ज्यादा है वहां से कम है। इसी प्रकार वायु भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। चलो फिर जीव मंडल की बात चल रही है, बस चैप्टर खत्म ही होने वाला है ना, खत्म कर लेते हैं इसको। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का सम्मिलित भाग है। वो हम पढ़ ही चुके हैं पहले, वह भाग जहां जीवन मौजूद है, जहां जीवों की बहुत सी प्रजातियां
हैं जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर जैव मंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मछलियां हैं, हम उनको खा रहे हैं, वो हम जो उनको फूड डाल रहे हैं, या छोटे छोटे कीड़े कबाड़े हैं वो उनको खा रही हैं। इस तरीके से सारा जीव मंडल के जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात कह रहे हैं। और जीव मंडल क्या है? जीव मंडल जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल का कॉम्बिनेशन है, बीच का पार्ट है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं, जंतु जगत और पादप जगत में। ठीक है, मतलब प्राणी को जंतु जगत, पादप जगत। जंतु जो हम सब देख रहे हैं, हम आप है ना, स्तनधारी, बकरी, मछली, कुत्ता, भैंसा, ये सब किस में आ रहे हैं? जंतु जगत में। जो पौधे जो देख रहे हैं, पेड़ पौधे, पीपल, बरगद, ये सब, आम, अमरूद, अरे सर आप तो फलों के नाम लिए जा रहे हैं, नहीं मतलब ठीक है ये पौधे हैं। ठीक है, तो पादप जगत में बन गई। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी भी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती वनों को काटा जाता है, इसे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है, भूकंप आ जाता है, हिल जाती है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग पानी में डूब गया था। झीलों और नदियों को दूषित प्रवाहित होने से, बस इसमें कुछ और नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों, यह आपको ज्ञान देने के लिए है कि आप जो है इस प्रकार की क्रियाएं ना करें जिनसे जो है दिक्कत हो, है ना। इनका क्या है, उत्सर्जी पदार्थ इनसे सब जो निकलता है वायु प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो क्या होगा, वो जितनी ज्यादा उसकी सघनता होगी पार्थिव विकिरण को उतना ज्यादा रोक के रखेगा। ठीक है, उतना ज्यादा रोक के रखेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर हम पृथ्वी का ज्यादा होता जाएगा। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जल मंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग की आवश्यकता है। मतलब ये नहीं है कि पानी हमने समझ लगवा लिया है, या हमने जो है टंकी हमारे यहाँ बढ़िया आ रही तो दबा के गाड़ी धोए पड़े, दबा के साइकिल धोए पड़े, नहीं, जितने काम चल सकता है उतने से काम चलाइए, है ना। कम से कम संसाधनों का उपयोग करते हुए काम चलाइए, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। ठीक है, तो खत्म होता है ये चैप्टर यहीं, है ना। तो चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। ये काफी बेसिक चीजें थी, मे भी क्लास थोड़ी बड़ी हो गई हो, और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप एक अच्छे श्रोता हैं, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, है ना। आप सभी का फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो, अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।